नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एनसीईआरटी सीरीज़ में जो हम लोग क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को कवर कर रहे हैं, उसका चैप्टर 1 पहले से अपलोड हो चुका है और आज हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल से हम लोग इस बातें नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जब पॉलिटी के अलग सेगमेंट्स को हम लोग कवर करेंगे एक सीरीज़ में, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी से हम प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो चैप्टर 2 शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार। इस पर बात करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में अधिकार क्या होता है, तो इस पे देखते हैं। अधिकार वह हक हैं जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। तो एक आदमी को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, वो सारी चीज़ें उसके अधिकार होते हैं जिसकी वो मांग करता है। अधिकारों का घोषणा पत्र पर बात करते हैं। तो अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। तो जो लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वो नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध करते हैं, लिस्टेड हो जाती हैं, और ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी मांग का किसने उठाई थी? सबसे पहले नेहरू जी ने उठाई थी 1928 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया है। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है, अगर मौलिक अधिकार नहीं रहा तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। और दूसरा है कि 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले क्या बातें कही गई कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग की गई है कई बार। ठीक है, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी मोतीलाल नेहरू समिति ने, उसमें अधिकारों की घोषणा की गई थी, जिसे घोषणा पत्र की मांग उठाई गई थी। और स्वतंत्रता के बाद जब संविधान बना तो संविधान में इस अन्य अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और किस अनुच्छेद में डाल दिया गया है? 300A। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार क्या होते हैं? वह अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बना करके परिवर्तन कर सकती है। तो जो अधिकार साधारण कानूनों द्वारा लागू किया जाता है और संसद कानून बनाकर जिनमें परिवर्तन कर सकती है, उन्हें सामान्य अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार देख लेते हैं। तो वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो बातें कही गई ये एक जनरल बातें हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य। इसके अलावा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में
ठीक है। तो ये आपके 6 बेसिक राइट्स दिए गए हैं। एक था आपको राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसे हटा दिया गया। नेक्स्ट है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र। संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किए जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियाँ बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त करें। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास हेतु अधिकारों की आवश्यकता होती है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने यानी मोतीलाल नेहरू जी ने उठाई थी। ठीक है। तो संविधान के दर्शन का अभिप्राय क्या है? बुनियादी अवधारणाएं हैं, क्या क्या? अधिकार, नागरिकता एवं लोकतंत्र। संविधान में कुछ निहित आदर्श हैं, समानता, स्वतंत्रता, इसके अलावा बंधुत्व भी संविधान के दर्शन के करवाते हैं। हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। ठीक है, ज़बरदस्ती अमल करने की ज़रूरत नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से और पीसफुल तरीके से अमल किया जाए। साथ ही उन मूल्यों को जिन पर नीतियाँ बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त किए जाएँ। साथ ही व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास, जो कि किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जो विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके हेतु अधिकारों की जो आवश्यकता होती है, ये भी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में नागरिकों को प्रदान किए गए। साथ ही कुछ अधिकार जो हैं वो केवल नागरिकों को प्रदान किए हैं, बाकी निवासियों को भी प्रदान किए गए हैं। जैसे 15, 16, 19, 29, 30 जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, 29 है, 30 है। तो ये अधिकार, इनमें दिए गए अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि निवासियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 मौलिक अधिकार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार। कौन कौन से अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध हैं? कुछ हमारे यहाँ भी हैं, जैसे गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, उस पर बात करते हैं। तो क्या कहा गया एनसीईआरटी में कि स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। तो जो फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, उसके अलावा नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए और भी कुछ अधिकारों की ज़रूरत थी। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी डीपीएसपी है, इसके तहत ऐसे नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए जिनकी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकता है करें। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें और अधिकारों की ज़रूरत थी, तो कुछ ऐसी कंडीशंस थी 1947 और उसके बाद कि हम उस समय तत्काल प्रभाव से कुछ और बातों को लागू नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए जैसे पंचायती राज बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इसी प्रकार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत लागू किया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसको अभी तक लागू नहीं किया जा सका क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे आते रहे कि हम उसे लागू नहीं कर पाए। तो सरकार के लिए ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये एक मार्ग प्रशस्त करते हैं कि आप जब भी कानून बनाइए तो इन चीज़ों को, जो डीपीएसपी में चीज़ें दी गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन्हें लागू करने की कोशिश आगे करेंगे। लेकिन जो बात साफ कही गई है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि डीपीएसपी में जो बातें कही गई वो हमारे अधिकार हैं, हमें लागू करवाना ही करवाना है। तो संसद पर इस बात को थोपा नहीं जा सकता
किसी भी प्रकार से ये वाद योग्य नहीं है, इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, वह लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, उनकी बात की गई है। वह अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, उनकी बात की गई। वह नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो ये 3 बातें कि ऐसे उद्देश्य हैं, ऐसे लक्ष्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, हमारे समाज के हितकारी होंगे। वह अधिकार हैं जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अलावा और भी अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार भी हैं कि समान काम के लिए समान वेतन, पंचायती राज की व्यवस्था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बहुत सारी चीज़ें। वह नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, वो सारी बातें इसमें कही गई हैं। नेक्स्ट है नागरिकों को मौलिक कर्तव्य। 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, इसके द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51A का समावेश किया गया। ठीक है, यानी जो भाग 4A था अनुच्छेद 51A, एक कमेटी गठित हुई थी इस दौरान, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और उसी समिति की रिकमेंडेशन पर मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। आप लोग सरकारी किताबें पढ़ते होंगे तो उसमें हर जगह दिए रहते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों की तो बात सब करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मौलिक कर्तव्यों की बात भी जरूरी है, हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है कर्तव्य संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। थर्ड, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी देश जो आंतरिक या बाह्य रूप से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, अपने डिसीजन को स्वयं लेता है, किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होता, वो राष्ट्र संप्रभु है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी भी प्रकार से वो प्रभावित नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी देश से। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में हम कुछ मामलों में बात करते हैं कि कभी हम अमेरिका के दबाव में आ गए, कभी चाइना के दबाव में आ गए डिसीजन लेने में, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे भी हमारे हित होते हैं, तो हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इससे जोड़कर कम से कम देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसके बनाए रखें, ये बातें भी कही गई। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके बाद भी इसमें कुछ सुधार किए गए। 11वां भी है और उसे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसे डाला गया। एक हिंट दे देता हूँ कि अटल बिहारी गवर्नमेंट में उसे 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था। शिक्षा से संबंधित है, यहाँ तक आपको बता दे रहा हूँ। एक तो एक्ट का नंबर बताना है कौन सा एक्ट था, और उसके बाद में उसमें बताइएगा कि क्या था इसमें। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों का प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस भी लिखना आना चाहिए आपको। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों में अंतर। मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को नहीं। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के लिए चैलेंज करना नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, कुछ मामलों में हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। न्यायालय मौलिक अधिकारों, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, 32 के अंतर्गत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने का आदेश दे सकते हैं, उन्हें रिट या प्रादेश कहते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया,
मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ने से संख्या 11 कर दी गई। ठीक है, तो क्या कर्तव्य है कि गार्जियंस के लिए ये एक कर्तव्य माना जाएगा कि वो अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन जो है वो दिलाएं। ठीक है, ये उनका कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया। 93वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21A में भी जोड़ा गया। यहाँ पे मूल अधिकार हो जाता है बच्चों का कि बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत है जिन्हें राज्य का आदर्श रूप में रखने के निर्देश दिया गया। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, परंतु इन्हें न्यायालय से संरक्षण प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है? मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, इन पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को प्राप्त हैं, कोई सीमाएं नहीं, ना ही कानूनी संरक्षण है। आई होप आप लोगों को कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।